तो बच्चों उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को 30 मिनट्स में करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस ना हो और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉप क्वालिटी फिजिक्स इन सुपर इजी लैंग्वेज, सबसे सरल फिजिक्स अरविंद एकेडमी के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स इन 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट के अंदर हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को कवर करेंगे। कुछ बच्चों का रहता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका उनको पीडीएफ मिल जाए तो मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा, और डाउनलोड करने के बाद इसके स्टोर सेक्शन में आइएगा। यहाँ पर आपको क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स दिखाई पड़ेंगे। इसके अंदर जो भी पीडीएफ्स हैं अनलॉक हैं, यानी आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी और अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस और अपडेट्स देता हूँ, जिससे आप अब जो मेहनत कर रहे हैं उसका 100% परिणाम या रिजल्ट, 100% रिजल्ट आप ला सके। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्लास 11 फिजिक्स के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और 25 साल का एक्सपीरियंस मैंने इसमें लगाया है। तो अच्छी बात क्या है कि इसमें पर चैप्टर आप देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चन, यानी आसानी से आप लगा सकते हैं। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। और इसको पुख्ता करने के लिए मैंने क्या किया है कि इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, यानी इस क्लास 11 फिजिक्स की पूरी किताब के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशंस खुद रिकॉर्ड करके सुपर इजी लैंग्वेज में आपको दे दिए हैं। तो कोई बच्चा अगर मेहनत करने को तैयार है तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा ले, और उसके बाद समय बचा के अगर एनसीईआरटी भी लगा लेता है तो उसका शानदार रिजल्ट आना पक्का है, धांसू रिजल्ट आएगा। खैर, जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, उसको लेकर लगाना शुरू कर दीजिए और रिजल्ट को भी अपने श्योर शॉर्ट कर लीजिए। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है पढ़ाई का करते हैं शुरू। बहुत आसान फिजिक्स है, आइए देखते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स किसे कहते हैं? वो फोर्स जो किसी भी बॉडी का साइज या शेप को चेंज कर दे। इस बॉल को लिए दबा दिए, पिच्चू हो गई तो इसका शेप चेंज हो गया। किसी तार को लिए खींच दिया, लंबाई बढ़ गई तो उसका पता लगा कि शेप भी चेंज हुआ और साइज भी लंबा हो गया। तो कोई भी फोर्स जो कि शेप और साइज को चेंज कर सकता है उसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी बेटा क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है कि जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो और उसको छोड़ देते हो, अगर वो बॉडी अपनी शेप में वापस आ जाती है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और दूसरी पॉइंट क्या है कि अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर हटा लिया और वो जो बॉडी है वो इमीडिएटली एंड कंप्लीटली, यानी तुरंत और पूरी तरह अपनी शेप में वापस आ जाए, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। समझ में आई होगी बात कि डिफॉर्मिंग फोर्स, एक बॉल है, दबा के छोड़ दो, अगर धड़ से तुरंत पूरी तरह अपनी शेप को ले लेगी तो आप कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। खैर, ऐसी तो चीजें नहीं पाई जाती, लेकिन ये क्वार्ट्ज फाइबर इसके काफी करीब है और रबड़ बैंड इलास्टिसिटी का एग्जांपल हो गया। अब अगली बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। अब अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स आपने हटा लिया है लगाकर और वो पूरी तरह शेप में वापस नहीं आ पाए, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी की, और वो बॉडी होती है प्लास्टिक बॉडी। जैसे च्युइंगम जो आप खाते हैं, उसको दबा खाकर छोड़ते हैं, जब ये टूटते हैं तो पता लगा वो पूरी तरह शेप में वापस नहीं आ पाता। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है? जो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद हटाने पर अपनी शेप में वापस आने की कोशिश भी नहीं करती, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ये मैंने लिख भी दिया जैसे आप आसानी से समझ पाए। जैसे कि पुट्टी या पैराफिन वैक्स, मतलब जो मोम होता है, मोमबत्ती वाला मोम समझ लीजिए मोटे तौर पे, वो बिल्कुल भी अपने को वापस शेप में लाने, मोमबत्ती को जलाते तो बिल्कुल मोमबत्ती की तरफ मूव नहीं करता, वो मतलब पिघल जाता है। और इन जनरल कोई भी बॉडी हमारी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती है। एक थ्योरेटिकल आइडियल कॉन्सेप्ट है, इसी के बीच सारी बॉडीज आपको मिलती हैं। तो आप समझ गए होंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिक और प्लास्टिसिटी का मतलब, ये जानना जरूरी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को समझने के लिए।
कुछ और चीजें जैसे आप बेहतर समझ सकें। तो देखिए, एक चीज होती है टेंशन, यानी किसी भी बॉडी को जब खींचते हैं तो ये टेंशन हो गई। कंप्रेशन में जब आप दबा रहे हैं, शेयर में जब उसकी सरफेस पे फोर्स लगाते हैं टेंजेंशियली, कोई जैसे ब्लॉक है तो उसकी सरफेस पे फोर्स लगाएंगे तो शेयर हो जाएगा। बेंडिंग मतलब जब उसको दबाते हैं, टेढ़ा करते हैं, देखिए टेढ़ा हो गया, देख रहे हैं ना, टेढ़ी हो गई। टॉर्सन का मतलब होता है जब उसको ऐंठते हैं, ऐंठन, वो टॉर्सन हो गया। तो ये शब्दों के बारे में विजुअलाइजेशन थोड़ा आपके पास होना चाहिए जैसे बातचीत, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसकी, सॉलिड्स की। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यही सब, खींचा ताना टेढ़ा मेढ़ा ऐड़ा बैड़ा कर रहे हैं, वही तो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसलिए ये बतानी जरूरी है। खैर, बढ़िया, समझ में आया। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। अब स्ट्रेस क्या होता है, तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसको एस या सिग्मा से शो करते हैं हम लोग। ये जो एफ होता है यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है, क्योंकि वैसे ही डेफिनेशन में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जितना आप अप्लाई करते हैं फोर्स उतना ही उसका रिस्टोरिंग फोर्स होता है। इसलिए हम एस इक्वल टू एफ बाई ए सिंपल याद रखिए, फोर्स अपॉन एरिया इज द स्ट्रेस। बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया स्ट्रेस आपका। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां से निकाल लीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लीजिए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं। तो अभी आप देखेंगे मोटे तौर पे 4 टाइप के स्ट्रेस हम पकड़ेंगे। दिमागी स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं एग्जाम वाले, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को बोलते हैं। इसके अंदर 2 स्ट्रेस आते हैं, एक आता है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है जब किसी चीज को खींचते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, टेंसाइल स्ट्रेस। यहां लिखा है, इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझा रहा हूं। और जब किसी चीज को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये दोनों ही पार्ट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के। तो दो तो स्ट्रेस ये हो गए, टेंसाइल और कंप्रेशन। एक होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, जब चारों तरफ से समान फोर्स एक्ट कर रहा हो, उस समय जो कंप्रेशन आएगा, उस समय जो चीजें बदलेंगी, उस समय हम फोर्स अपॉन एरिया को हम बोल देते हैं क्या बेटा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, जब किसी बॉडी पर टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं हम लोग, ये टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जो थीटा होता है, अभी हम इसको डिफाइन भी करेंगे, उसको शेयरिंग स्ट्रेस बोला जाता है। आइए समझते हैं एक कदम आगे लेके, स्ट्रेन क्या होता है। तो ये जो बेसिकली थीटा, ये जो फोर्स अपॉन एरिया करके निकालेंगे तो थीटा भी देखेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन वगैरह आएगा। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है किसी भी बॉडी पे जब आप स्ट्रेस लगाते हैं तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगाएंगे। तो यहां पर चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहां डायमेंशन क्यों लिखा है, हो सकता है उसकी लेंथ बदल रही हो सकता है उसका एरिया बदल रहा हो सकता है उसका वॉल्यूम बदल रहा हो, इसलिए ये चेंज इन डायमेंशन लिखा है। सरल भाषा के लिए जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखा है तो लेंथ में बदलाव होगा। तो डेल्टा एल अपॉन एल इज नोन एज ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कितना बदलाव हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल है। इसी तरह और भी तरह के स्ट्रेन होंगे, वो हम पढ़ेंगे। यहां ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेन होता है सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसलिए कोई इसकी यूनिट नहीं होती, कोई इसका डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि डेल्टा एल और एल तो एक ही यूनिट्स होल्ड करते हैं और कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, कट जाएगा। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं। पहला आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये डेल्टा अपॉन एल हो गया, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया था। वॉल्यूमेट्रिक में डेल्टा वी अपॉन वी, भाई जब वॉल्यूम चेंज होगा। और जब शेयरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये थीटा जो होता है ये शेयरिंग स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस नहीं है, शेयरिंग स्ट्रेन है। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जितना ये खिसक गया, भाई आपने फोर्स लगाया था टेंजेंशियली, देखिए ऐसे, तो ये इस लाइन से जितना डेल्टा एक्स खिसका है और ये इसके बीच की सरफेस की जो डिस्टेंस थी एल, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल इज नोन एज ए थीटा, एंड थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर होगा क्योंकि ये छोटा होता है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एल को आप बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। तो ये 3 प्रकार के स्ट्रेन आपको दिख गए, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शेयर स्ट्रेन। अब इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं। देखिए, वो लिमिट जहां तक आप डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाकर अगर हटा दें और बॉडी अपनी साइज एंड शेप में वापस लौट आए, उस पॉइंट तक, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, डिबार्मिंग फोर्स, जो इलास्टिक लिमिट से पार हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं लौट पाती, परमानेंट सेट हो जाता है उसका। मतलब एक तार को अगर मान लीजिए खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो वो वापस चला जाता है, लेकिन तार को जब ज्यादा खींच देते हैं, छोड़ते हैं, तो थोड़ा खींचा ही रह जाता है वो।
जैसे 1 मीटर का वायर है, आपने थोड़ा सा खींचा 1.02 मीटर तक, तो छोड़ा, वापस चला गया। मान लीजिए ज्यादा लंबा खींच दिया, छोड़ा, तो उसका जो साइज है वो 1 मीटर नहीं रहा, 1.01 मीटर पक्का हो गया, उससे कम हो ही ना पाया, तो उसको बोलते हैं परमानेंट सेट, परमानेंटली लेंथ बढ़ गई। ये कब होता है? जब इलास्टिक लिमिट से आप ऊपर चले जाते हैं। इलास्टिक लिमिट तक रहेंगे तो वो अपनी साइज एंड शेप में वापस रिगेन कर लेगा। अच्छा, अब हुक्स लॉ की बात करते हैं। ये इलास्टिक लिमिट जाननी जरूरी है, क्योंकि जो हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है वो अंडर इलास्टिक लिमिट ही बात करता है। तो अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये ध्यान रखिएगा, ये हुक्स लॉ है। अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन आ जाएगा। ये के क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू के, यानी मॉडुलस या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। इसको याद रखिएगा, हुक्स लॉ आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही सरल लॉ होता है। अंडर इलास्टिक लिमिट जरूर लिखिएगा, वरना नंबर कट जाएंगे। तो अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी मॉडुलस या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को बोला जाता है। अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये कई प्रकार की होती है। बेसिकली आपके कोर्स में 3 प्रकार की है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डिफरेंट टाइप्स में। एक होती है यंग मॉडुलस, उसको ये होती है मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। एक होती है बल्क मॉडल, जिसे के या बी से दिखाते हैं। एनसीईआरटी में अलग सिंबल है, रेफरेंस बुक में अलग, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तीसरा शेयर मॉडुलस, जिसे ईटा या कैपिटल जी से दिखाते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप, इसे आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहा जाता है। खैर अभी देखते हैं एक एक करके। तो अब ये यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या थी, जो लेंथ में होती है, यानी वाई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो कि कांस्टेंट हो जाएगा यंग मॉडुलस। यानी ये हो गया स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन ए, ये हो गया एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। इस फॉर्मूले को याद रखिए, अक्सर यंग मॉडुलस ही आपसे पूछा जाता है। और यहां पर ये जो अगर ये सर्कुलर वायर है, देखिए, तो सर्कुलर वायर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रख दीजिए, तो एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये यंग मॉडुलस आप निकाल लेंगे। अब दूसरी आगे बातचीत चलती इसी में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कई रीजन्स की इसमें बात होगी। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या है, ये मान लीजिए एक वायर है और इसमें एक पैन बना देते हैं, एक मतलब एक तराजू, एक लटकाने वाला चीज फिट कर दिया। ये मान लीजिए रिजिड सपोर्ट से लटका हुआ ये वायर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वजन बढ़ाते जाएंगे, ऐसे वजन बढ़ाते जाएंगे और इस तार की लेंथ को नापेंगे। तो हम इन दोनों प्रक्रिया से क्या हासिल करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व बनाएंगे। हम यहां पे क्या करेंगे, धीरे धीरे वजन बढ़ाएंगे तो इसके लेंथ पे प्रभाव पड़ेगा और भी कुछ होगा। तो इस चीज को हम मॉनिटर करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाते हुए, जिससे हम कुछ बातें सीखेंगे। समझ गए ना? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो जितना आप फोर्स बढ़ा रहे हैं अपॉन एरिया करते जाएंगे तो स्ट्रेस मिलेगा। और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, तो ओरिजिनल जो एल था वो फिक्स्ड हो गया, डेल्टा एल कितना चेंज हो रहा है वो यहां से पता चल जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। समझ में आई बात? अच्छा, अब शुरू करते हैं। तो शुरू में वायर ओ से लेकर ए तक, एक पॉइंट ए है दिखाई पड़ रहा होगा, यहां तक वायर हुक्स लॉ फॉलो करता है। हुक्स लॉ फॉलो करने का मतलब है, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं, देखिए जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ाने का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया, यानी जैसे जैसे और वजन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो और खिंच रहा है। ठीक, तो ये ओ से लेकर ए तक इसने क्या किया, हुक्स लॉ फॉलो किया, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और अगर यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया जाए तो ये जो शेप था वायर की लेंथ, वो रिगेन कर लेता है अपनी शेप को, है ना? तो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर मामला चल रहा है। वायर का डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लो तो वापस अपनी ओरिजिनल साइज में चला जाएगा। अब हम उसके आगे चलते हैं, ए पॉइंट के बीच जहां तक हुक्स लॉ फॉलो कर रहा था, हमने और वजन बढ़ाया और वहां पे वेट रखे, स्ट्रेस को और बढ़ा दिया। तो ए से बी पॉइंट तक, देखिए 2 पॉइंट है ए से बी, ए से बी पॉइंट में क्या हो जाता है कि वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता। यहां देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है ए से बी के बीच में, लेकिन बी पॉइंट तक अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे तो वो जो तार था वो ओरिजिनल साइज और शेप में लौट आएगा।
है ना। तो ये इसको बी पॉइंट को क्या बोलते हो, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। ध्यान रखिएगा, ये प्रोपोर्शनल लिमिट थी ए पॉइंट, मतलब वहां तक आपका स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। और बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एस वाई लिखा है या सिग्मा वाई लिख दीजिए, इसको यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, यील्ड स्ट्रेंथ, जो कि इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस मिलता है। तो ये इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट क्या है, वो लिमिट है कि अगर यहां तक डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें आप, तो वापस वो लौट जाएगा उसी साइज शेप में। बहुत अच्छी बात। अब आप नहीं माने, आपने और स्ट्रेस बढ़ाया, देखिए बी और सी की बात कर रहे हैं, ये देखिए और स्ट्रेस बढ़ाया, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आप बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली मूव करने की कोशिश कर रहा है, यानी थोड़ा सा आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया, समझे। अब ये सी पॉइंट तक क्या होता है, जब सी पॉइंट पर आप पहुंच गए, बी से ऊपर निकल गए, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, तो ये जो वायर है ना, अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता। वो ये जो पाथ था ना, इसको रिट्रेस नहीं करता है, वो ये डॉटेड लाइन को रिट्रेस करता है और उसके अंदर परमानेंट सेट आ जाता है, जो कि 1% से कम होता है, यानी तार परमानेंटली खिंच जाता है। अगर इलास्टिक लिमिट से आप ऊपर चले जाते हैं, उसको और स्ट्रेस देते हैं, तो वो थोड़ा सा परमानेंटली खिंच जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी। और ये जो वापसी इसी कर्व के अनुसार नहीं करता, इसको बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरिसिस। खैर ये एक और डीप वाला पॉइंट है, इसको ना भी याद रखें तो परमानेंट सेट वाली बात याद रखिएगा कि इलास्टिक लिमिट से ऊपर जाने पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दें, तो वो ओरिजिनल शेप में नहीं लौटेगा, थोड़ा सा खिंच ही जाएगा, वो हो जाएगा परमानेंट सेट। अब आप नहीं माने और सी के ऊपर और स्ट्रेस बढ़ाना शुरू किया, तो ये इलास्टिक लिमिट की उम्र जो भी आप पॉइंट देखेंगे, ये सब प्लास्टिक बिहेवियर है, यानी वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जाता है। अब यहां से बढ़ाते बढ़ाते स्ट्रेस को आप बढ़ाते चले गए, स्ट्रेन भी बढ़ता चला गया, तो एक एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पर स्ट्रेन की आपको मैक्सिमम पता लगा वैल्यू मिल जाती है, दी स्ट्रेस, जो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। यहां पर देखिए, फर्दर इंक्रीज इन लोड बियॉन्ड पॉइंट सी, सी से ज्यादा लोड को बढ़ा रहे हैं, तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसे ट्रेस होता है सी से डी। द स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट डी, ये हाईएस्ट पॉइंट डी तक जो स्ट्रेस आप ले जाते हैं, वो आपका डी पॉइंट कहलाता है। इस डी पॉइंट को आप क्या कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये डी पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आपको मिलेगा। स्ट्रेस का मतलब एफ अपॉन ए। उसके बाद भी स्ट्रेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस उससे बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, क्योंकि एफ अपॉन ए ना, लो फोर्स तो बढ़ा दिया, पता लगा एरिया भी बढ़ गया उसका, इतना हिसाब किताब होने लगा, तो वो मैनेजेबल हो जाता है। बात समझ में आई होगी। तो ये डी पॉइंट क्या है, जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस आपको मिले, उसको आप बोलेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब डी पॉइंट के बाद और आपने सोचा लाओ स्ट्रेस बढ़ाएं, तो जब बढ़ाने की कोशिश करते हैं या छोड़ भी देते हैं, स्ट्रेस कम भी कर देते हैं, तो आपका डी से ई तक जो वायर होता है उस समय ना, उसमें कई जगह गांठें बन जाती, गांठ हो जाती, कई जगह पतला हो जाता। उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेक्स एंड वेस्ट। नेक्स्ट मतलब गर्दन और वेस्ट मतलब कमर। तो कमर मतलब चौड़ा हो जाता है कई जगह और कई जगह पतला। जैसे ये वायर है तो ये इस तरह का कहीं हो जाएगा, कहीं इस तरह का हो जाएगा, समझिए, ये नेक बन गई, ये वेस्ट बन गई, ऐसे ये नेक और ये वेस्ट, इस तरह का वायर में चीजें होने लगती हैं और एडिशनल स्ट्रेन अपने आप ही पैदा होने लगता है। यानी इसके बाद अगर स्ट्रेस नहीं भी बढ़ाओगे तो भी स्ट्रेन बढ़ जाता है और ई पॉइंट पर आके वो वायर टूट जाता है। इसे बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। बात समझ में आई होगी। और ये रीजन जो इलास्टिक लिमिट के ऊपर का रीजन है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। और डी के बाद क्या हो रहा है, डी के बाद स्ट्रेस आप हटा, डिफॉर्मिंग फोर्स कम भी कर रहे हो, फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है उसके बाद। ये कलाकारी, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की पूरी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व। एक होती है डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, जिसका कि ये देखिए, जिसका प्लास्टिक, ये जो रीजन है, प्लास्टिक रीजन बड़ा होता है। तो प्लास्टिक रीजन अगर बड़ा होगा तो ऐसे वायर, वो टूटेगा नहीं जल्दी, तो ऐसी चीजों को हम थिन वायर्स में खींच सकते हैं, क्योंकि जल्दी टूटेगा नहीं, इलास्टिक लिमिट के बाद वापस भी नहीं जाएगा, तो वायर बना लेंगे। जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, इनके वायर बना सकते हैं, क्योंकि इसका
प्लास्टिक रीजन लार्ज होता है, तो ये डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। दूसरे होते हैं ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल का जो इलास्टिक प्लास्टिक रीजन होता है ये स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो ये जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट से ऊपर ले जाएंगे फ्रैक्चर पॉइंट बहुत जल्दी मिल जाता है, वो टूट जाता है। जैसे कि ग्लास, सेरामिक्स, जो कांच की अगर आप कप है जिसमें चाय पीते हैं या दूध पीते जो भी पीते होंगे, अगर वो नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, वो ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि प्लास्टिक रीजन उसका ज्यादा नहीं है, फ्रैक्चर पॉइंट काफी करीब है इलास्टिक के रीजन के पास, तो वो टूट जाता है जल्दी। ये से मटेरियल्स को ब्रिटल मटेरियल्स बोलते हैं। एक तीसरा मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं मेलेबिलिटी, जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, इसमें हम उल्टा करते हैं, उसको खींचने की जगह उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो जब किसी मटेरियल को आप दबाते हैं तो दबते दबते एक पॉइंट आता है उसका इलास्टिक लिमिट, यानी वो वापस अपनी शेप, ये निगेटिव इसलिए बनाया कि कंप्रेशन में अप्लाइड फोर्स निगेटिव रीजन में आएगा, कंप्रेशन है, इसके उधर की बात करते तो इलास्टिसिटी रीजन की बात करते। तो एक पॉइंट आएगा इलास्टिक लिमिट की, इसके इससे ज्यादा जब भाई दबाएंगे, जैसे बॉल होती है, दबाओगे छोड़ोगे वापस आ जाएगी, लेकिन उसको इतना दबा दिया हमने इलास्टिक लिमिट से ऊपर कि वो वापस ही नहीं आ पा रहा मटेरियल। और उसके बाद जैसे फ्रैक्चर पॉइंट हुआ करता था वैसे यहाँ पर क्रशिंग पॉइंट आ जाता है उसका। उसके बाद अगर ज्यादा आप कंप्रेशन कर दोगे तो टूट के बिखर जाएगा, है ना, इतना ज्यादा कंप्रेशन। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में क्रशिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट के बीच में ये रीजन जिनका ज्यादा हो जाता है वो मटेरियल मेलेबल मटेरियल बोले जाता है, मेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या लेड, इसमें क्या होता है कि इसको आप पीटते दबाते चले जाएंगे, ये फैलता चला जाएगा, इसकी चादरें बनाई जा सकती हैं, जल्दी ये टूटता नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एक्सपेरिमेंट अभी आप देखे होंगे या आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई जगह जब पतली झिल्ली लेनी होती है मेम्ब्रेन एक्सपेरिमेंट में, तो हम गोल्ड फाइल लेते हैं, क्योंकि जो गोल्ड फाइल होती है वो मेलेबल ज्यादा अच्छी होती है, यानी पीट पीट के बहुत पतली झिल्ली या मेम्ब्रेन बनाई जा सकती है ना, जो एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में किए जाते हैं। या फिर आपने खाई होगी बर्फी, काजू कतरी, काजू कतली या कतरी जो भी बोलते हैं, उसमें अर्क लगा होता है चांदी का, व्हाइट व्हाइट कलर का, उसको चांदी का अर्क होता है, चांदी को रख के पीटते चले जाते हैं तो वो फैलती चली जाती है, एकदम पतली सी झिल्ली लगाते हैं, वो देखने में भी अच्छी लगती है, और अगर वो अच्छी वाकई चांदी है तो आपकी सेहत को भी फायदा करती है, अगर ओरिजिनल है तो आजकल मिलावट का जमाना है। खैर, तो आप समझ गए होंगे मेलेबिलिटी क्या है, पीटोगे तो फैलती चली जाएगी, और क्रशिंग पॉइंट के ऊपर पीट दे तो टूटी जाएगी वो। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इलास्टोमर्स का जो स्ट्रेन वाला एरिया होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी डिफॉर्मिटी काफी ज्यादा झेल सकते हैं, तो ऐसे चीजों को इलास्टोमर्स बोलते हैं। हमारे शरीर में हार्ट की जो एरोटा होती है, जो लार्ज ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से जो कैरी करती है, एरोटा जिसे बोलते हैं, वो इलास्टोमर होती है, वो काफी फैल सकती है, समझे, ये इलास्टोमर्स की बातचीत हो गई। अब आता बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बात की थी ना कि हर जगह सेम फोर्स लग रहा हो वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम में जो डिफॉर्मिटी, तो इसका डेफिनेशन क्या है बल्क मॉडुलस का, के या बी इसका सिंबल यूज कीजिए, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, K इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ए हो गया नॉर्मल स्ट्रेस जो आप फोर्स लगा रहे हैं नॉर्मली, और एरिया A, और डेल्टा V अपॉन V ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। K और B हो गया माइनस, और F अपॉन ए होता है P, PV अपॉन डेल्टा V। अभी जो माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, ये माइनस साइन नहीं बताता। तो ये जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, के सिंबल या बी सिंबल एनसीईआरटी में अलग है, कई रेफरेंस बुक में अलग है, तो मैंने दोनों लिख दिए कि भाई जहां से भी पढ़ रहे हो आपको दिक्कत ना आवे, तो ये बल्क मॉडुलस आप पकड़ के रखो। अब आती कंप्रेसिबिलिटी, आपको कई जगह कंप्रेसिबिलिटी पूछते हैं क्या है या निकालो, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, 1/b, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल, बस बात खत्म। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/b, तो माइनस 1/Δp इंटू डेल्टा V अपॉन V हो जाएगा, पता उसी हिसाब से यूनिट पलट जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये कंप्रेसिबिलिटी की कहानी हो गई। अब शेयर मॉडुलस की बात करते हैं, इसको देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, कई किताबों में इसी का नाम देके चर्चा की होती है, तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें रिजिडिटी का भी जिक्र हो जाता है, खैर उसकी बात बाद में करेंगे। तो कैपिटल जी और ईटा ये जो लिखा हुआ है ये शेयर मॉडुलस होता है। ये शेयर मॉडुलस क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जो इसके सरफेस पे टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है F, और जिस एरिया पे लग रहा है वो एरिया
एफ अपॉन ए हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस, और शेयर स्ट्रेन थीटा होता था जैसे हमने बातचीत की थी। थीटा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एल अपॉन, और अगर ये एल है तो डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया शेयर स्ट्रेन। अब इसी का रेशियो ले लो, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, एफ अपॉन ए थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दो तो एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल एल ऊपर चला गया। इसको याद कर लेना, शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ईटा या कैपिटल जी एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। पकड़ के रखिएगा, ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी। अब पॉइजन रेशियो की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी वायर को आप खींचते हैं लंबाई में तो उसका डायमीटर पिचकता है, कम होता है। भाई वॉल्यूम तो वही है ना, जब लेंथ बड़ा होगी तो डायमीटर घट जाएगा। तो अब क्या होता है कि जो पॉइजन साहब, तो उन्होंने कहा कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, तो लेटरल स्ट्रेन होता है कैपिटल डी अपॉन डी, मतलब ये जो डायमीटर कम हो रहा है डी की अपेक्षा, डेल्टा डी अपॉन डी माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये डेल्टा मतलब डी जो है वो घट घट एल बढ़ाने पे डी घटेगा, तो ये माइनस साइन के साथ डेल्टा डी अपॉन डी लेटरल स्ट्रेन हो गया, यानी जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसकी लेटरल डायरेक्शन में जो कमी आ रही है, इसलिए इसका नाम लेटरल है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिधर फोर्स लग रहा था उधर ही स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो इन दोनों में देखिए ऊपर नीचे स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ये फॉर्मूला हो गया पॉइजन्स रेशियो का। सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन डी इंटू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन अपोजिट साइंस में, यानी एक अगर बढ़ रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो लेटरल स्ट्रेन घट रहा होगा, ये मामला है। ये पॉइजन रेशियो बड़ी छोटी सी बात है, ध्यान ये रखना, स्ट्रेन का रेशियो है लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल का मतलब जिधर फोर्स लगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, जब भी किसी वायर को या चीज को खींचते हो या दबाते हो तो उसके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में परिवर्तन हो जाता है। भाई खींचोगे तो दूर दूर हो जाएंगे थोड़े, उस समय वो जो एनर्जी, जो वर्क डन आप करते हो खींचने में, वो उसमें सेव हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। उसी का ये फॉर्मूला है W इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये याद रखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की भी चर्चा की जाती है, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। पूरी चैप्टर को मैंने रिवाइज करा दिया है। खत्म करने से पहले याद दिलाऊंगा, क्लास 11th फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में लगाकर मैंने छटाई की है इसमें। तो 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है बस, यानी आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। ये फुली सॉल्व्ड है, यानी सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। यही नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन को और मजबूती देने के लिए मैंने क्या किया कि इस कोर्स में एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, यानी क्लास 11 फिजिक्स में जितनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और जितने एग्जाम्पल हैं सभी के वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं सुपर इजी लैंग्वेज में और आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिससे जो बच्चा मेहनत करना चाहता है वो शॉर्ट क्वेश्चन तो लगा ही ले, साथ में एनसीईआरटी को भी लगा ले। अगर ऐसा कर लेते हैं तो एकदम शानदार रिजल्ट आना पक्का है। तो शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, और जो बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहता है वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, लेकर लगाना शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है ना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।